हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ। अब अगर अभी तक आपने मेरा फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वाला वीडियो देखना, क्योंकि ये उसी का कंटिन्यूशन पार्ट है। सो सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ में हम पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में सोर्सेज क्या होता है, सोर्सेज ऑफ लॉ। तो सोर्स का मतलब है ओरिजिन, कि एक्चुअल में जो हमारा इंडियन लॉ है वो आया कहाँ से है, उसका ओरिजिन क्या है। तो अलग अलग जो ऑथर्स हैं उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें कही है, जैसे कि ऑस्टिन ने कहा है कि वो सोवरिन यानी कि पावर से ओरिजिनेट होता है लॉ। ठीक है, एक ऑथर ने कहा है कि ये एक्चुअल में एक जनरल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल है, जो लोग जनरली जो समझते हैं वो ही लॉ है। सोशियोलॉजिस्ट में अलग अलग तरीकों से उन्होंने कुछ चीज़ें कही है कि लॉ ओरिजिनेट्स फ्रॉम गॉड। अब एक्चुअल में जो मॉडर्न इंडियन लॉ है वो ये कहता है कि लॉ के दो सोर्सेज है, एक आता है प्राइमरी सोर्स ऑफ इंडियन लॉ, एक आता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंडियन लॉ। तो जो भी एलएलबी के बच्चे हैं, बीए एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं, तो तुम्हारे जूरिस्प्रूडेंस में ये पार्ट आ सकता है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ भी है और ये वैसे भी बहुत कॉमन है। इंटरनेशनल लॉ का भी पार्ट है, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है इंटरनेशनल लॉ में, आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में देखना, मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया वहाँ पर इंटरनेशनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अब जो सीएस के बच्चे हैं जो अपने एमसीक्यूज की तैयारी कर रहे हैं सीसेट के लिए, तो वो लोग बच्चे तुम लोग थोड़ा ध्यान रखना। इसमें जो एक तो ये ऑथर के नाम और डेफिनेशन तो है ही है, खैर दूसरा क्या है कि जब मैं इसमें तुम्हें कुछ चीज़ें बताऊँ ना, तो जो छोटे छोटे पॉइंट्स हो वो नोट डाउन करते रहना, ठीक है, ताकि तुम्हारे एमसीक्यू में बहुत ईजी हो जाएगा याद करने के लिए। तो अब सबसे पहला आता है प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ। सबसे पहला आता है इसके अंदर कस्टम और कस्टमरी लॉ, दूसरा आता है जुडिशियल डिसीजंस और प्रेसिडेंट्स, और तीसरा आता है स्टैट्यूट्स और लेजिस्लेशन। तो इस वीडियो में आज ये मैं तीनों कवर करूंगी। सबसे फर्स्ट है इसके अंदर कस्टम्स और कस्टमरी लॉ। ये क्या होता है, तो कस्टम जो है वो बेसिकली बहुत पुराने एंशिएंट ज़माने के लॉज है, या कस्टम ट्रेडिशन कह सकते हैं, प्रथाएं हम हिंदी में कहते हैं, जो बहुत चलती आ रही है पहले के ज़मानों से लोग फॉलो करते हैं। तो जो चीज़ें वो फॉलो कर रहे हैं ना, उसी को एक तरीके से कानून बना दिया, लॉ बन जाता है। वो लोग फॉलो करते हैं, वो लॉ बन जाता है। तो इसी को कस्टम लॉ कहा जाता है। अब धीरे धीरे आने वाले अभी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आगे, तो लेजिस्लेशन और प्रेसिडेंट के वजह से कस्टम लॉ जो है वो डिमिनिश हो गए हैं, खत्म होते जा रहे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है, क्योंकि पहले का ज़माना और अभी के ज़माने में रात दिन का फ़र्क है, इसलिए ये चेंजेस होते रहते हैं। बट सबसे पहला लॉ जहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, वो कस्टम लॉ ही है। इन्हीं को हम चेंजेस करके आज हम ये लेजिस्लेशन और प्रेसिडेंट के वजह से आ रहे हैं, लेकिन बेस क्या है इसका, कस्टम। ओके अब जैसे कि अपने बात करते हैं कि कस्टम है ना, क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टम्स। ये एक होता है कस्टम विदाउट सैंक्शन, एक होता है कस्टम हैविंग सैंक्शन। अब कस्टम विदाउट सैंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि पॉजिटिव मॉरलिटी, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव मॉरलिटी। अब इसमें ये नॉन ऑब्लिगेटरी नेचर का होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो जैसे कि ना किसी लोगों के रहने की आदत कैसी है, एटिकेट, ड्रेसिंग सेंस, कल्चर, लोगों के हैबिट्स क्या है ना, हर चीज़ों में लेकर, जैसे कि, तो वो एक तरीके से कस्टम विदाउट सैंक्शन है। जी, लोग तो फॉलो कर ही रहे, वहाँ के रहने वाले लोग तो फॉलो करते हैं, बट ये कोई ऐसा नहीं है कि सबको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो भी कोई जेल में नहीं डालने वाला है, इसलिए इसे कस्टम्स विदाउट सैंक्शन कहा जाता है। जैसे कि अगर पहले के टाइम में हम ये देखें कि भाई कहीं कहीं अगर कुछ कुछ घरों में अभी भी ऐसा होता है कि अगर छोटे छोटे गाँव में कि लड़कियां अभी भी बाहर नहीं निकलती, लड़कियों को जॉब करना अलाउड नहीं है, तो अब ऐसा नहीं है कि अगर उन्हें अलाउ करने के लिए नहीं कह रहे हैं तो अब आप उसे जेल में डाल सकते हो कि ये तो कानून तोड़ दिया इसने, ऐसा कुछ नहीं है। ये कस्टम्स है लेकिन सैंक्शनड नहीं है। ओके ये इन दोनों में फर्क यही है कि यहाँ कोई लीगल कोई थप्पा नहीं लगा है कि ये बिल्कुल ऑब्लिगेटरी नेचर का है। तो जिसपे एक्चुअल में थप्पा लगा या सैंक्शन लगी है, दैट इज कस्टम्स हैविंग सैंक्शंस। ये दो तरीके के होते हैं, जो कौन, ये देखो, विच आर इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट, ये स्टेट इन्फोर्स करती है, ये कोई इन्फोर्स नहीं कर रहा है। दिस इज मॉरलिटी, एक मॉरलिटी चीज़ है, मॉरल चीज़ है कि भाई यार आपको अपने कपड़े पहनने का तरीका कैसा रखना है, बात करने का तरीका कैसा रखना है, दिस इज अ मॉरल थिंग, मॉरल आपको ध्यान होना चाहिए। अब कस्टम हैविंग सैंक्शंस में लीगल कस्टम होते हैं और कन्वेंशनल कस्टम होता है। लीगल कस्टम वो कस्टम है जो लॉ से बाइंडिंग नेचर के होते हैं, जो अब अभी हम जो फॉलो कर रहे हैं, जो कोर्ट इन्फोर्स करवा सकते हैं, ठीक है ना, वही लॉ ऑफ लैंड, लीगल कस्टम्स बन गए। तो यहाँ जो कस्टम्स
जो कस्टम्स लॉ की नज़र से एकदम सही है, उन्हें लगता है कि नहीं यार ये कस्टम जो फॉलो करते आ रहे थे लोग, यार ये बहुत अच्छी बात है, हमें इन्हें कानून बनाना चाहिए, कोर्ट इसे आगे बढ़ाए, तो हम उसे क्या कहते हैं, लीगल कस्टम। ठीक है, एक आता है इसके अंदर कन्वेंशनल कस्टम। कन्वेंशनल कस्टम्स का मतलब होता है ये वो कस्टम है जो दो पार्टीज आपस में मिलकर कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है, फॉर एग्जाम्पल, तो अब उन्होंने अपने खुद के रूल्स बना लिए, अपने खुद के लॉ बना लिए, तो उसे कहते हैं कन्वेंशनल कस्टम्स। कन्वेंशनल कस्टम्स बेसिकली मेड बाय मैन ये लोग ही बना रहे हैं, मैन बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये कोई ऐसा नहीं है कुछ फिक्स है, नहीं, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, जैसे कि अगर कोई भी दो लोग हैं, है ना, बायर सेलर है या कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है, कोई इन लोगों ने आपस में मिलकर कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनाया, कोई टर्म्स कंडीशन कर ली, तो उनके लिए वो लॉ बन गया, तो ये हो जाते हैं कन्वेंशनल कस्टम्स, जिसे हम यूसेजेस भी कहते हैं। तो ये है हमारा मेनली कस्टम का पार्ट। अब इसमें एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड कस्टम क्या है। एक वैलिड कस्टम बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये 7-8 पॉइंट्स है जो तुमको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला है इमेमोरियल एंटिक्विटी, यानी कि अगर सबसे ओल्ड होना चाहिए, एक तो पुराना होना चाहिए, नया कस्टम तो हो नहीं सकता, कस्टम मतलब ही पुराना है भाई, तुम तो एक तो ओल्ड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है सर्टेनिटी, बिल्कुल सर्टेन होना चाहिए बिना कोई कंफ्यूजन के। रीजनेबलनेस होनी चाहिए कि भाई यार रीजनेबल लगना चाहिए आज के टाइम में, जैसे कि अब पहले के ज़माने में, राजाओं के ज़माने में ऐसा होता था, राजा की अगर लड़ाई में और युद्ध में मर गया तो जो उनकी वाइफ्स होती थी वो सती प्रथा में चले, वो आग में चल के हो जाती थी। अब वो हम कस्टम थोड़ी ना ला सकते हैं, उसको लीगल सैंक्शन लगा देते कस्टम की कि नहीं 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 ये तो प्रथा है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो रीजनेबलनेस देखना बहुत ज़रूरी है, यार आज की सिचुएशन में वो रीजनेबल होना चाहिए। कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस होना चाहिए, कन्फर्मिटी विथ लॉ एंड पब्लिक मॉरलिटी, कस्टम ऐसा हो जिसे लॉ भी बना सकते हैं और पब्लिक मॉरलिटी, एक मॉरल चीज में आना चाहिए, ठीक है। यूनानिमिटी ऑफ ओपिनियन, हर कोई एक ही सहमत हो इस चीज के लिए। अब कोई कुछ कह रहा है कि ये कैसा लॉ है हमारे, ये तो हमारे अगेंस्ट है। कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो लोग किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट चले जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिर पीसफुल इंजॉयमेंट, मतलब सब लोग उसका ना यूटिलाइज करें। और लास्ट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अगर एक वैलिड कस्टम बनाना है, एक वैलिड कस्टम ही आगे जाकर लॉ बनता है, तो अगर ये कस्टम से एक वैलिड कस्टम को लॉ बनाना है तो उसके लिए ये 8 पॉइंट्स का होना जरूरी है। सो फॉर एमसीक्यू स्टूडेंट्स जो भी एमसीक्यू की सीसेट की तैयारी कर रहे हैं, तो तुम ये 8 पॉइंट याद रखना, क्योंकि इन 8 पॉइंट में क्या है कि तुम्हारे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से वैलिड कस्टम्स के रिक्विजिट्स है, और उसमें क्या है कि वो तुम्हें कहाँ कंफ्यूज करेगा मैं तुम्हें बता देती हूँ। जैसे सर्टेनिटी, कंसिस्टेंसी, अब इसने कोई एक ऐसा और वर्ड मतलब ऐड कर दिया जो पॉजिटिव ही है, पर वो इस 8 पॉइंट में कवर नहीं होता है, तो तुमने अगर वो पॉइंट ऑल ऑफ द अबव या कोई पॉइंट ऐसा वो टिक कर दिया ना, तो तुम्हें गलत हो जाएगा। इसलिए ये 8 पॉइंट्स याद रखना, ये तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस दे सकते हैं। और इसमें भी ये दोनों जो पॉइंट्स है, इनके नाम और इनके पॉइंट्स को याद रखना। अब आगे हम बढ़ते हैं, जुडिशियल डिसीजंस और प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं। फिर जब कस्टम से लॉ बनता है ना, तो अब आजकल के टाइम में तो देखो कस्टम से लॉ तो बहुत कम है, अब जनरली एक और लॉ बनाने के तरीका है वो ये हो जाता है, जुडिशियल डिसीजंस और प्रेसिडेंट्स, इनके भी लॉ बनते हैं। अब ये क्या होता है, तो इसका मतलब होता है, प्रेसिडेंट्स का मतलब होता है मींस सम सेट पैटर्न्स गाइडिंग द फ्यूचर कंडक्ट। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने, कोई हाई कोर्ट के जज ने कोई ऐसा डिसीजन दिया है, उनके पास में एक ऐसा केस आया जो कि उन्हें ऐसा लगा कि यार ये बहुत लंबे समय तक, फ्यूचर में अगर ऐसा कोई केस आता है ना, तो मेरे को ऐसा जजमेंट दूंगा कि आने वाली फ्यूचर जो है, फ्यूचर की जो भी केसेस है उन पर इसका इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए, एक सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए, मुझे एक ऐसा जजमेंट देना है। तो ऐसे कई जजमेंट्स आए हैं, तो ये जो जजमेंट दिया जाता है ना, उसको कहा जाता है जुडिशियल डिसीजन और प्रेसिडेंट, क्योंकि वही आने वाले समय में एक तरीके से लॉ का काम करता है, लोग इसे मानते हैं, तो इसीलिए इसे भी एक सोर्स ऑफ लॉ कहा गया है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, तुम्हें अगर विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस पता हो, इस पर मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, तुम इसको वीडियो को जरूर देखना। इसके वजह से एक पूरा एक्ट आ गया था, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट, ये विशाखा की वजह से। तो ये एक जुडिशियल प्रेसिडेंट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि इसके वजह से एक लॉ बन गया, ठीक है। ये भी एक सोर्स ऑफ लॉ है। अगर तुमने ना ट्रिपल तलाक या जो मुस्लिम्स जो वुमेन है, मुस्लिम वुमेन है, उनको राइट दिया गया था कि एलिमनी का, जो उनको नहीं मिलता था, तो ये सारे जो बहुत बड़े बड़े जो डिसीजंस आए, उसके वजह से इनके मुस्लिम लॉ में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में बहुत सारे चेंजेस आए, ठीक है, वुमेन्स के राइट्स को लेकर। इस पर भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया, आप मेरे शॉर्ट्स में जाके देखना, तो उसमें आपको तो ऐसे सारे जो डिसीजंस दिए गए ना, वो सब जुडिशियल डिसीजंस है, वो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार, इनके वजह से एक लॉ आ गया, एक एक्ट आ गया। तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोर्स ऑफ लॉ, सेकेंड सोर्स ऑफ लॉ।
फिर हम आगे बात करते हैं इसके अंदर कि प्रेसिडेंट्स के क्या क्या टाइप्स है। प्रेसिडेंट्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है डिक्लेरेटरी, ओरिजिनल, परसुएसिव, एब्सोल्युटली ऑथोरिटेटिव और कंडीशनली ऑथोरिटेटिव। अब इनका क्या मतलब है मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, तो आप इन्हें साथ साथ में नोट डाउन कर लेना। डिक्लेरेटरी का मतलब क्या होता है? डिक्लेरेटरी का प्रेसिडेंट का मतलब है विच इज मेयरली द एप्लीकेशन ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब होता है कि आपके ऑलरेडी एक लॉ एग्जिस्ट करता है, बस आपने उसे अप्लाई कर दिया। मतलब जैसे कोई केस आपके पास में आया, अब एक लॉ ऑलरेडी अप्लाइड, एक लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बस आपने उस केस में उसको अप्लाई किया है। तो जैसे ही आपने उस केस में अप्लाई किया तो एक अपने आप में एक अच्छा नया चेंज आ गया, तो लोगों ने उसे अप्लाई करना, आगे के जजमेंट्स में अप्लाई करना चालू कर दिया। तो इसलिए कोई नया लॉ नहीं बना है, बस एप्लीकेशन हुई है। तो ये डिक्लेरेटरी नेचर का होता है। ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स क्या होता है? जो नया लॉ ही लेकर आ जाना, नया लॉ लाना, और फिर जो नया लॉ ला रहे हो ना ताकि उसे फ्यूचर में अप्लाई किया जा सके, तो इसलिए उसे कहते हैं ओरिजिनल प्रेसिडेंट। तो ओरिजिनल प्रेसिडेंट इज वन विच क्रिएट्स एंड अप्लाइज अ न्यू रूल ऑफ लॉ, और जो कि ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज परसुएसिव प्रेसिडेंट्स क्या होता है? सो परसुएसिव प्रेसिडेंट का मतलब है कि जिसमें कुछ ऐसे जजमेंट्स दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट के जजेस ने, लेकिन उन्हें फॉलो करना जरूरी नहीं है, ऑब्लिगेटरी नहीं है कि आप उसे फॉलो करो ही करो, आप उन्हें कंसिडर करो, क्योंकि इससे आपकी ही जजमेंट में प्लस पॉइंट आएगा, आपकी जजमेंट को बहुत अच्छा, मतलब एक अच्छा कंसिडरेशन मिलेगा, एक अच्छा वेट मिलेगा। तो आप उन्हें कंसिडर कर सकते हो, लेकिन फॉलो करना कंपल्सरी नहीं होता। एक आता है इसके अंदर एब्सोल्युटली ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट। ये क्या होता है? तो ये इसका एकदम अपोजिट मान लो, जैसे कि इसमें अगर किसी जजमेंट में किसी जज ने जजमेंट दिया, तो फिर वो सारे ही जजेस को वो जो लॉ है वो आगे वाले टाइम में फॉलो करना ही पड़ेगा, चाहे वो अप्रूव करे या नहीं करे, पर आपको वो चीज फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये बाइंडिंग फोर्स कर देता है, और इसमें फिर जज का कोई ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, उन्हें सबको सब कुछ फॉलो करना पड़ता ही है। ओके, अब ये जनरली ये तब होता है जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो जजमेंट देते हैं वो जनरली इस तरीके के नेचर के होते हैं, कुछ, ठीक है, जो पता है कि भाई सोसाइटी में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट दे रहे हैं, तो अब फिर वो ऐसा होता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कंडीशनली ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट। ये क्या है? तो ये एब्सोल्युटली ऑथोरिटेटिव है ना, उसमें कंडीशन डाल दी। कंडीशन क्या? कि अगर कभी कोई प्रेसिडेंट गलत हुआ तो फिर उसे फॉलो नहीं किया जाएगा। तो इसमें इसलिए आपको ऑप्शन दिया जाता है कि अगर कोई वन विच दो ऑर्डिनली बाइंडिंग ऑन द कोर्ट पे ऑर्डिनली बाइंडिंग ही है बिफोर विच इट इज साइडेड बट इज लायबल टू डिसरिगार्डेड इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। अब कुछ केसेस में आप उन्हें नहीं भी मानोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये गलत है, कॉन्ट्रारी टू लॉ है, रीजन है, तो यू कैन मेक एन ऑब्जेक्शन एंड यू डोंट हैव टू फॉलो इट। इसलिए इसे कहा जाता है कंडीशनली। एब्सोल्यूट में क्या है? आपके पास में ऑप्शन नहीं, यू हैव टू फॉलो दिस। परसुएसिव क्या होता है? जो नॉन ऑब्लिगेटरी होता है। और डिक्लेरेटरी और ओरिजिनल प्रेसिडेंट मैंने आपको समझा दिया। तो आई होप आपको ये जो प्रेसिडेंट्स है वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। एक बार वापस वीडियो देख लेना, नोट्स बना लेना, पेपर पेन अपने पास में रखना, और इंपॉर्टेंट जो लाइंस मैंने अंडरलाइन की है उन सबको आप भी अपने मॉड्यूल में अंडरलाइन करना, और अदरवाइज अपनी नोटबुक में लिख लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब यहाँ पे कुछ 3 मैक्सिम्स है। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डेसिस, रेशियो डिसिडेंडी एंड ऑबिटर डिक्टा। मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब मैं आपको सच्ची कह रही हूँ कि अगर आप भाई आप BA-LLB कर रहे हो, BBA-LLB कर रहे हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और CSET की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप CS एग्जीक्यूटिव की भी तैयारी कर रहे हो, ये कुछ मैक्सिम वर्ड्स, ऐसे मैक्सिम वर्ड्स है लीगल मैक्सिम्स के जो हर क्वेश्चन, हर एक बार पेपर में पूछे ही जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि इन तीनों के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जो मैं कल पोस्ट करूंगी मोस्ट प्रोबेबली। तो आप ये वीडियो देखने के बाद में मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप ये वाला जो पार्ट है वो आप कल की वीडियो में अच्छे से देख सको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पे क्वेश्चन आता है, 100% आएंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हमारा थर्ड सोर्स ऑफ लॉ, जो आज के दिन का लास्ट टॉपिक भी है, वो है स्टैट्यूट्स और लेजिस्लेशंस। स्टैट्यूट्स और लेजिस्लेशंस क्या होते हैं? तो इन्हें सबसे शॉर्ट लैंग्वेज में कहा जाता है कि जो पार्लियामेंट लॉज बनाती है उन्हीं को ही कहा जाता है, ठीक है। लाइक लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। अब ये सब तुम्हें पता होगा कि जो हमारे इंडिया में लॉज है वो पार्लियामेंट में बनते हैं, ओके, जिन्हें हम लेजिस्लेशन कहते हैं। तो अब अलग अलग नाम है, सबके नाम अलग अलग होते हैं, कोई कुछ कहता है। तो इसलिए जो पार्लियामेंट लॉज बनाता है उसमें क्या होता है? बिल पास किया जाता है, ठीक है। एक तो पहले बिल इंट्रोड्यूस होता है, फिर सब पार्टीज वगैरह सब लोग सुनते हैं और बिल पास होता है, और फिर इस बिल पर प्रेसिडेंट जो है वो अगर साइन कर देता है, एसेंट देता है, तब वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल होता है, वो एक्ट बन जाता है। तो ये सब कुछ पार्लियामेंट में होता है, इसलिए इसे कोई जो वो एक्ट बनता है ना उससे कोई स्टैट्यूट भी कहते हैं, कोई लेजिस्लेशन भी कहते हैं, जैसे
स्टेट लेजिस्लेचर या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं, इसे इनेक्टेड लॉ भी कहा जाता है। ओके, तो ये सारा जो सब कुछ है वो यही होता है। तो हमारे इंडिया में जितने भी एक्ट्स बनते हैं वो सब के सब पार्लियामेंट में बनते हैं, बिल पास होता है और एक्ट बन जाता है, उसी को लेजिस्लेशन और स्टैट्यूट्स कहा जाता है। अब इसमें दो तरीके के लॉज आते हैं। एक ये वर्ड आप प्लीज जरूर ध्यान रखना, इसे समटाइम्स क्या बोला जाता है, जस्ट स्क्रिप्टम, जिसे रिटन लॉ कहते हैं। जो हमारा जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, जैसे हम ये मान लेते हैं मुस्लिम हिंदू मैरिज एक्ट है, और हमने क्या लेते हैं और भी बहुत सारे एक्ट, जितने भी एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, इंटरनेशनल लॉ का तो चलो एक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम अलग अलग एक्ट्स की बात करते हैं, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट, तो ये तो सारे एक्ट्स ही है, ये सब क्या है, रिटन लॉ है। तो ये क्या जस्ट स्क्रिप्टम है। ओके, अब जो नॉन जस्ट स्क्रिप्टम क्या होता है, अनरिटन लॉ, जैसे कि कस्टमरी लॉ, यानी कि जो अभी तक मतलब हम फॉलो कर रहे हैं लेकिन ये अनरिटन लॉ है, ये ऑब्लिगेटरी नेचर के नहीं है। तो इन दोनों पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखना, और इन्हें इनेक्टेड लॉ भी कहा जाता है। अब यही मेन इसके अंदर पॉइंट था, लेजिस्लेशन। अब इसमें कुछ चीजें ध्यान रखना, हमारे लीगल सिस्टम में जो भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और ऑर्डिनेंस है और अदर लॉज है वो कौन करता है, प्रेसिडेंट और गवर्नर्स, और उन्हें ऑथराइज किया गया है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। और ये सारा जो जितने भी है ये सारी ऑथोरिटीज़ है, ये लॉज बनाती है, एक्ट्स बनाती है। तो ये पूरा मैंने तुमको एक सम अप बता दिया है, तुम्हें इतना कुछ ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस यू जस्ट नो द कंसेप्ट, तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ओके, now so this is all in this video. We will discuss the 3 legal maxims and other secondary sources of law in the next video. If you like this video then please share, subscribe and like this page और this video, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ कि भाई ये वीडियोस आ रही है, आपको फ्री में आपको यूट्यूब पे इतनी अच्छे से वीडियोस देखने को मिलती है, सो यूटिलाइज दिस। ओके, एंड फॉर एवरी लॉ स्टूडेंट अपने नोट्स प्रॉपरली बनाना चालू करो, एंड इफ़ यू वांट अ पर्सनलाइज कोचिंग, कोई डाउट आता है, तुम ये पढ़ रहे हो और तुम्हें डाउट्स आ रहे हैं, सो यू कैन जस्ट कनेक्ट मी। फर्स्ट क्लास बिल्कुल फ्री है, तो यू कैन टेक मी ऑल द डाउट्स, तुम सारे डाउट्स लेकर आ सकते हो, नो इश्यूज। पहली क्लास बिल्कुल फ्री है, नेक्स्ट क्लास से उसके चार्जेस लगेंगे। अभी डिस्काउंट टाइम है, तो मैं अभी सिर्फ 500 रुपीज़ में, जस्ट एक 500 रुपीज़ में मैं आपको 1 घंटे का सेशन दे दूंगी, इन विच आप कोई भी डाउट्स पूछ सकते हो। और अगर आपको कोई भी एक एक्ट पूरा पढ़ना है, क्या आई वॉन्ट मैम क्या मुझे एक सेक्शन बाई सेक्शन सारे एक्ट्स पढ़ा दो, तो उसका मेरे पास में 7000 रुपीज़ का पर एक्ट, कोई भी एक्ट लेकर आओ, 7000 रुपीज़ में मैं तुमको वो पूरा एक्ट समझा दूंगी। सो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, सो डोंट मिस दिस चांस। एंड ये बहुत कम टाइम के लिए है, मैं आपको बता देती हूँ, 1 मई तक के लिए है ये प्राइजेस। सो इफ यू वांट टू enroll, if you want to join, then you can utilize this. Okay, so we will meet in the next video. Thank you.